नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर के साथ साथ उन प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वहीं हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियोरी पढ़ाई जा रही है। इकोनॉमिक्स की थियोरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक एक क्रम से आप इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ते हैं तब तक बहुत प्रकार के कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। सो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही कंप्लीट थियोरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स भी दिया जा रहा है। मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियोरी को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। कम से कम रोज 1 घंटे का नोट्स जरूर पढ़िए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस ईमानदारी से जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी करना चाहते हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। ईमानदारी से 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे मुझे पढ़ते रहिए। आपको सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0 का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में प्रवक्ता के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी ट्रिपल एस भी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। राजन सिंह जी, अक्षय जी, रोशनी जी, ठीक है, सर्वेश जी, मोनिका जी। चलिए, बहुत सारे लोग क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत की पहचान मूलतः किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से थी। तो अब इजी सी बात है, आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है। औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है? तो औपनिवेशिक शासन का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश पे जाकर के आधिपत्य स्थापित कर ले और उस देश की अर्थव्यवस्था को रन करे, है ना। अगर जो मैं आसान भाषा में आपसे कहूं कि औपनिवेशिक शासन काल का मतलब क्या होता है, तो औपनिवेशिक शासन काल का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश पे अधिकार करके और उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को संचालित करता है, उसे ही औपनिवेशिक शासन बोलते हैं। जैसे ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश भारत देश में आए थे और भारत पे अपने आधिपत्य को स्थापित किए थे और भारत की अर्थव्यवस्था को वो रन कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत भारत की पहचान मूलतः किस प्रकार की थी। तो देखिए, जो ब्रिटिश थे ना, वो केवल और केवल भारत के किसानों से कहते थे कि आप कपास का उत्पादन करिए, आप नील का उत्पादन करिए, आप अफीम का उत्पादन करिए। तो जो ब्रिटिश थे ना, वो किसानों से ये कहते थे कि भैया आप हमें इस प्रकार की वस्तुओं, फसलों का उत्पादन करके दीजिए, ताकि हम इसे अपने देश में भेज सकें, ब्रिटेन में भेज सकें और वहां पे अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम रेशम से, कपास पे से, रुई से अच्छे प्रकार के कपड़े बनाएं और इसको विश्व के अन्य देशों में हम क्या करें, बेचें।
तो यही कारण था कि भारत में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था, क्योंकि भारत के जो किसान थे वही कच्चे माल देते थे ब्रिटिशों को, और ब्रिटिश ये कच्चे माल अपने देश लेकर के जाते थे और अपने देश में उच्च टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसे विश्व के अलग अलग देशों में बेच करके दिन दुगुना रात चौगुना लाभ कमाते थे। तो जो ब्रिटिश थे उनका केवल और केवल उद्देश्य यही था कि भारत से कच्चे माल की प्राप्ति कर ली जाए। तो ऐसी स्थिति में भारत क्या थी? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। भारत में उद्योगों और सेवा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ जब हम गुलाम थे। सो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल में कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था? औपनिवेशिक काल में अर्थात जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो उस समय हमारे देश में कृषि की गतिहीनता थी, और इसका मुख्य कारण क्या था बताइए। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैं अभी आपसे बताया कि जो औपनिवेशिक काल था अर्थात जब ब्रिटिश हमारे देश पे आकर के शासन कर रहे थे, तो उनका मुख्य कार्य ये था कि वो यहाँ से कच्चे माल अपने देश में भेजें। ठीक है, जैसे कपास भेजें, रुई भेजें, ठीक है, अफीम भेजें, नील भेजें। ठीक है, तो औपनिवेशिक काल में कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण ये था कि एक तो हमारी अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी और भू व्यवस्था प्रणाली विद्यमान थी, जिसके अंतर्गत आप देखते थे कि जमींदार थे, साहूकार थे, तो किसान जो उत्पादन करते थे ना उसका एक बड़ा भाग उन्हें लगान के रूप में भी देना पड़ता था। 1/3 लगान, 1/2 लगान के रूप में देना पड़ता था। तो इस वजह से कृषि का विकास हो नहीं पाया, क्योंकि किसानों को खुद का लाभ नहीं मिलता था। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो औपनिवेशिक काल में कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण था औपनिवेशिक भू व्यवस्था प्रणाली अर्थात जमींदारी और साहूकारी व्यवस्था विद्यमान थी, इसीलिए कृषि क्षेत्र का विकास नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी में तत्कालीन बंगाल की यात्रा करने वाला यात्री बर्नियर किस देश से संबंधित था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है वर्नियर। तो याद रखिएगा कि 17वीं शताब्दी में बंगाल में एक यात्री आया था जिसका नाम था वर्नियर, और वर्नियर फ्रांस देश का निवासी था। ये क्या था? फ्रांस देश का निवासी था, और इसने बंगाल को समृद्ध और आत्मनिर्भर बताया था। बंगा, बंग, बंगाल को कहा था कि बंगाल जो है वो समृद्ध है, वह आत्मनिर्भर है। बंगाल समृद्ध है और आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि 17वीं शताब्दी के समय में बर्नियर नाम का फ्रांस का एक यात्री आया था, और उसने बताया था कि बंगाल जो है ये एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य है। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन यात्री था जिसने 17वीं शताब्दी के बंगाल का वर्णन निम्न शब्दों में किया? अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। ये बात किसने कही थी? तो अभी मैं आपको कुछ देर पहले बताया। अब देखिए, ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न पेपर में नहीं पूछा जाता है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये इकोनॉमिक्स में प्रश्न पूछा गया है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जो 7 बजे से हमारी क्लास होती है इसको जरूर देखा करिए, क्योंकि बहुत प्रकार के ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको केवल थियरी 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 कितना भी आप थियरी पढ़ लेंगे, लेकिन अगर जो उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में सही होने वाले नहीं है, जैसे ये प्रश्न है। तो अब ध्यान में रखिएगा कि बंगाल में कौन आया था? वर्नियर आया था, और वर्नियर ने कहा था कि बंगाल एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य है। और ये कहाँ से आया था? ये फ्रांस से आया था, और उसी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। तो वर्नियर के द्वारा ही कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में औद्योगिकीकरण के संदर्भ में विदेशी शासकों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? खूबसूरत सा प्रश्न है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए बताइए। ठीक है,
भारत के विऔद्योगीकरण के संबंध में विदेशी शासकों के उद्देश्य के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, अरे यार ये रोज तो महामैराथन की ही आप लोगों की क्लास होती है, ये तो महामैराथन की ही क्लास है ना, 2-2 घंटे की क्लास होती है, इतनी सारी क्लासेस हैं। महामैराथन भी करा दूंगा 6-7 घंटे का, लेकिन असंतोष मत क्रिएट करिए दिमाग में कि महामैराथन होगा तभी, क्योंकि यही सारे प्रश्न तो महामैराथन में भी कराऊंगा ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को देखा करिए। क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि भारत में विऔद्योगीकरण के संदर्भ में विदेशी शासकों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना, यही तो मैं आपसे बात बता रहा था कि जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे तो उनका बस ये कहना था कि देखिए आप कपास का उत्पादन करिए, आप नील का उत्पादन करिए, आप अफीम का उत्पादन करिए, अर्थात वो केवल और केवल भारत से कच्चे माल चाहते थे कि हमें यहाँ कच्चा माल मिल जाए। और फिर उन्होंने रेलवे का विकास कर दिया ताकि रेलवे से कच्चे माल को ब्रिटेन तक भेजा जा सके। तो ये बात तो आपकी बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इंग्लैंड के उद्योगों के लिए भारत को एक बाजार के रूप में विकसित करना, बात तो आपकी ये भी ठीक है। इसीलिए तो हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, क्योंकि भारत में जनसंख्या ज्यादा थी और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश क्या करते थे कि हमारे ही देश से कच्चा माल ले जा करके अपने देश में उच्च क्वालिटी की तकनीक का इस्तेमाल करके और उस वस्तु को भारत में ही ला करके बेचने लगते थे। तो इसीलिए हमारे देश के जो नेता थे, खास करके महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया और विदेशी कपड़ों और विदेशी वस्तुओं का उन्होंने बहिष्कार किया। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद भारतीय उद्योगों को विकसित करना, नहीं भैया, जो अंग्रेज थे ना, उनका मतलब ये नहीं था कि वो भारत के उद्योग का विकास करें, उनका केवल और केवल एक उद्देश्य था कि भारत से कच्चे माल प्राप्त करें। सो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं कि पहला और दूसरा सही होगा, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का भारत में विदेशी व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आज का सेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। औपनिवेशिक शासनकाल से प्रश्न अक्सर आप लोग के पेपर में पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से, धैर्य से इस सेशन को देखिएगा और बाद में भी इस सेशन को 1-2 बार जरूर रिवाइज करिएगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, ठीक है। तो आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बी काफी विविधता आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि औपनिवेशिक सरकार, अब बार बार मैं बोल रहा हूं कि औपनिवेशिक सरकार का मतलब क्या होता है। तो आसान भाषा में कहूं तो जब कोई दूसरे देश की सरकार किसी दूसरे देश में जाकर के वहां पे अपने आधिपत्य को स्थापित कर लेती है और वहां की शासन व्यवस्था को चलाती है, तो उसे ही औपनिवेशिक सरकार कहा जाता है। जैसे ब्रिटिश आए थे भारत देश में, तो औपनिवेशिक द्वारा अपनाई गई नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में आपको क्या करना है? विचार करना है। चलिए विचार करिए। पहला है कि भारत कच्चे उत्पाद का निर्यातक होकर रह गया। वही बात मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन से बता रहा हूँ कि जो ब्रिटिश थे उनका मुख्य कार्य यह था कि भारत से कपास, अफीम, मसाले, इन सारी चीजों को अपने देश में ले जाए और वहां पे अच्छी क्वालिटी के तकनीकी का प्रयोग करके विश्व के अलग अलग देशों में इसे बेचे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि भारत कच्चे उत्पाद का निर्यातक देश होकर रह गया, ये बात आपकी सही है। आगे है कि अंतिम उपभोक्ताओं का निर्यातक हो गया। नहीं भैया, भारत में ये नहीं कहा जा सकता है कि अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यातक हो गया। अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यातक हो गया ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश से कच्चे माल ही केवल जाते थे। आगे देखते हैं कि भारत के आयात निर्यात पर इंग्लैंड का एकाधिकार स्थापित हो गया। बात बिल्कुल ठीक है। अगर जो आपने चार्टर अधिनियम पढ़ा होगा, अगर जो आपने रेगुलेटर अधिनियम पढ़ा होगा, तो वहां पे रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा, चार्टर एक्ट पढ़ा होगा, तो ये बातें आपको वहां पे देखने को मिलती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि पहला और तीसरा सही है, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव कब रखी गई। अब ये प्रश्न इकोनॉमिक्स के पेपर में अलग अलग जगहों पे कई बार पूछे गए, थोड़ा आराम से करिएगा।
ठीक है, क्या उत्तर होगा? देखिए, जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन देख रहे हैं चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके पेपर में 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम 60% प्रश्न ऐसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं ना, जो बहुत आसान लेवल के होते हैं, बहुत आसान होते हैं। अगर जो आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये 60% प्रश्न सही हो जाएंगे। उसके बाद इसमें 20% प्रश्न ऐसे होते हैं ना, जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, मध्यम लेवल के होते हैं। यहाँ पे आपको थियरी की जरूरत पड़ती है, थियरी के साथ साथ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और इसमें 20% प्रश्न ऐसे आपके पेपर में होते हैं जो कठिन लेवल के होते हैं, कठिन लेवल के होते हैं। और यही 20% प्रश्न आपको सफलता दिलाते हैं, है ना। तो ये तो नेसेसरी है, 60% करना ही करना है, ये प्रैक्टिस के माध्यम से और थियरी पढ़ेंगे तो आ जाएगा। मध्यम लेवल के मतलब अगर जो आप थियरी पढ़ रहे हैं ठीक से तो जरूर हो जाएगा। और कठिन लेवल तभी आपको समझ में आएगा जब इकोनॉमिक्स की गहराई को आपने पढ़ा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एप्लीकेशन पे कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, थियरी को ठीक से पढ़िए, रिवीजन करिए, नोट्स भी दिया जा रहा है उसके माध्यम से रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज देखिए, गलतियों को पहचानिए, सुधार करिए, प्रीवियस ईयर और करंट सारी चीजों को वहां पे पढ़ते रहिए जिस तरीके से बता रहा हूँ, और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहाँ से प्रश्न बनेगा, सारी चीजें आपकी कवर होने वाली है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? बस 1.5-2 घंटे आप मुझे जिस क्रम में बता रहा हूँ उस क्रम में एप्लीकेशन, और 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे जरूर पढ़ा करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। उड्डयन क्षेत्र की नींव कब रखी गई? तो टाटा एयरलाइंस की स्थापना की ये बात कर रहा है। और टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव कब रखी गई? तो 1932 में रखी गई थी। और टाटा सन्स के द्वारा टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में हुई थी। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से क्या पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे? जैसे भारत में अभी तक क्या हुआ, 12 पंचवर्षीय योजना चली, और पंचवर्षीय योजना को खत्म करके उसके जगह पे नीति आयोग आ गया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और उसी के तहत पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी। पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी तो अलग अलग पंचवर्षीय योजना के अलग अलग उद्देश्य होते थे। लेकिन 2014 में क्या किया गया? पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पे नीति आयोग की स्थापना हो जाती है। तो अब बताइए कि निम्नलिखित में से क्या पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे? पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या थे? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, डी के अलावा तो आधुनिकीकरण, हमने आधुनिक उद्योगों के विकास पे बिल्कुल बल दिया, विदाउट अ क्वेश्चन, बात सही है। आत्मनिर्भरता के बारे में हम लोगों ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने कही थी कि हमको आत्मनिर्भर बनना है और गरीबी को हटाना है। फिर हम लोगों ने समृद्धि के ऊपर भी ध्यान दिया, अर्थात हमारे देश की समृद्धि हो। लेकिन आय असमानता में कमी आए, इसका कहीं भी कोई आप पंचवर्षीय योजना में जिक्र नहीं देखते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई, लेकिन गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो कम हो, उसके लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे कि सर पहला, तीसरा और चौथा सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब कहेंगे कि हमारे देश में आर्थिक समृद्धि आ रही है? बताइए। अक्षय जी, राजन सिंह जी, अभिजीत तिवारी जी, रुचि वर्मा जी, अमरेश सिंह जी, गायत्री जी, हरीश जी, ललिता जी, अभिजीत जी, मान सिंह जी, विजय लक्ष्मी जी, नौसाद अली जी, ठीक है, अक्षय गौरी जी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है। एक बार सभी लोग पहले लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? सो इजी सी बात है, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में निरंतर वृद्धि हो। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि अगर जो कोई देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है तो उस देश के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में दीर्घकालिक रूप से निरंतर वृद्धि होनी चाहिए।
अर्थात 2021 में अगर जो वृद्धि देखने को मिली है तो फिर 2022 में उससे ज्यादा वृद्धि देखने को मिले, फिर 2023 में उससे ज्यादा देखने को मिले, तभी हम कहेंगे कि हमारा देश क्या हो रहा है, आर्थिक समृद्धि की तरफ जा रहा है। तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है, और अगर जीडीपी में निरंतर रूप से दीर्घकालिक परिवर्तन हो रहा है तो उसे ही आर्थिक समृद्धि कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सूत्रधार पीसी महालनोबिस का जन्म कब हुआ। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, आपने थियरी पढ़ी होगी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल पे आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, कमेंट करके बताइए। फिर आपको योजना अवकाश याद आ जाना चाहिए 1966 से लेकर के 1969 तक। उसके बाद आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना याद आनी चाहिए जिसमें इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात की थी। उसके बाद आपको आठवीं पंचवर्षीय योजना आना चाहिए जिसमें मानव संसाधन के विकास की बात की जाती है। फिर आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना याद आनी चाहिए जिसमें समावेशी विकास की बात हो रही है। फिर आपको 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना की याद आनी चाहिए जिसमें उच्चतर समावेशी विकास की बात होती है। सो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सूत्रधार पीसी महालनोबिस का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1893 में इनका जन्म हुआ था। देखिए इनका जन्म पूछ दिया गया। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, मैं बार बार आप लोगों से पूछता हूँ। अगला प्रश्न, आधुनिकरण के संबंध में सही कथनों पर विचार करिए। आधुनिकरण क्या होता है? आधुनिकरण का मतलब ये होता है कि आप नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं। और चलिए आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर पहले। आधुनिकरण का मतलब क्या होता है? आधुनिकरण मतलब आधुनिक, चलिए मतलब इस प्रकार के उद्योगों का विकास किया जाए जो उद्योग पहले नहीं थे। जैसे अब देखिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई उद्योगों का विकास हो रहा है जिसके अंतर्गत हम लोग खिलौने का निर्माण कर रहे हैं, टूथपेस्ट का निर्माण कर रहे हैं, कपड़े का निर्माण कर रहे हैं, नए नए उद्योग आ रहे हैं ना, तो इसे ही आधुनिकीकरण कहा जाएगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं चलिए देखते हैं। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक ही सीमित होती है। नहीं भैया, हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमारे देश में आधुनिकरण तभी आएगा जब नई टेक्नोलॉजी आएगी। अरे भाई, आधुनिकरण का मतलब ये भी तो होता है ना कि आप अच्छे अच्छे आप क्या कर रहे हैं कि आप अच्छे क्वालिटी की वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आप अच्छा टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें मतलब नई नई वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो आधुनिकरण केवल और केवल उद्योगों तक सीमित नहीं होता है, नवीन टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं होता। आधुनिकरण का उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है, लोगों को नई नई प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, लोगों की जो रुचि है उसके हिसाब से उनकी मांग की पूर्ति करना है, तो बात तो ये ठीक है। और यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए, ये भी आधुनिकीकरण ही है। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि पहला और तीसरा सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश की संप्रभुता में बाधा डाल सकती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। संप्रभुता में बाधा डाल सकती है, ठीक है, ठीक है। तो संप्रभुता अर्थात हमारे देश, संप्रभुता में बाधा डालने का मतलब ये होता है कि हमारे देश को कब नुकसान हो सकता है, हमारे देश को कब नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए देखिए इजी सी बात है, आयातित खाद्यान्न, अगर जो हम किसी दूसरे देश से वस्तु का आयात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे हमें विदेशी मुद्रा का त्याग करना पड़ेगा,
भुगतान असंतुलन की समस्या विद्यमान होगी। तो ये तो हमारी संप्रभुता पे बाधा डाल सकता है विदाउट अ क्वेश्चन, ये बात सही होगी। स्वदेशी प्रौद्योगिकी नहीं भैया, अगर जो हमारी अपने देश की टेक्नोलॉजी होगी तो इससे हमारे देश को नुकसान नहीं होगा, इससे हमारे देश को फायदा होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। विदेशी पूंजी पे निर्भरता, बिल्कुल ठीक है, विदेशी पूंजी पे निर्भरता रहेगी तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऋण जाल की स्थिति में फंस सकते हैं। ऋण जाल का मतलब क्या होता है कि आप एक ऋण अभी अदा नहीं किए तब तक दूसरा ऋण मांगने की नौबत आ गई, जैसे पाकिस्तान बड़ा इस स्थिति में फंसा रहता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अधिक निर्यात प्रवृत्ति, नहीं निर्यात करेंगे तो इससे तो हमारे देश का विकास होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर जी पहला और तीसरा सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। आज का सेशन बहुत खूबसूरत है, थोड़ा आराम आराम से करिएगा। ये प्रश्न चुपके से आपके पेपर में एक दो जरूर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, है ना, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आप कोई भी इकोनॉमिक्स का पेपर उठाएंगे तो औपनिवेशिक शासन काल से लेकर के और इस प्रकार के जो प्रश्न है ये जरूर और जरूर पेपर में मिलते हैं। तो थोड़ा आराम से देखिएगा, आज के सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा और जब वीडियो सेव हो जाएगी तो एक दो बार इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि स्वतंत्रता के बाद कृषि में समानता लाने के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता हुई, इसका मुख्य ध्येय क्या था। जैसे जब हमें आजादी मिली तो उसके बाद सरकार ने चकबंदी की व्यवस्था लाई, जमींदारी उन्मूलन की व्यवस्था लाई, तो उसका उद्देश्य क्या था बताइए भाई। ऑप्शन नंबर, तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, ये तो आप अक्सर देखते होंगे कि जब हमें आजादी मिल गई तो भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि जिसकी भूमि है वो उस भूमि पे उत्पादन करे और जमींदारी और साहूकारी व्यवस्था की समाप्ति की जाए। तो स्वतंत्रता के बाद कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन किया जाए। इसीलिए चकबंदी लाई गई, हदबंदी लेकर के आई गई, सीमाबंदी लेकर के आई गई, ताकि जो एक्चुअल भूमि का मालिक है, जो भूमि का स्वामिक है, जो भूमि का स्वामी है, उसको भूमि पे उत्पादन करने के लिए स्वतंत्रता दी जाए। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए, कृषि से संबंधित ये प्रश्न है, क्या उत्तर आ रहा है भाई। देखिए, कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी अधिकतम कृषक जैसे बटाईदार तथा भूमिहीन श्रमिकों को भूमि सुधारों से कोई लाभ नहीं हुआ। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब भूमि पे स्वामित्व मिल गया ना, तो भारत जनसंख्या घनत्व के मामले में बहुत ज्यादा है, यहाँ की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और इस कारण से भूमि का बहुत छोटा छोटा प्लाट लोगों को मिला। तो भूमि, अगर जो भूखंड छोटा मिलेगा तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे किसान थे जो ठीक तरीके से क्या कर पाते थे, खेती नहीं कर पाते थे। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिक, जो निर्धन कृषक थे, उनके पास पूंजी नहीं था। जब पूंजी नहीं था तो उत्पादन कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको भूमि सुधार से कोई बहुत ज्यादा लाभ देखने को नहीं मिला, ये बात ठीक हो जाएगी। कानून में अनेक कमियां थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाए। तो बात तो ये भी 100% ठीक है। गरीबी की स्थिति थी, गरीबी और बेरोजगारी थी, शिक्षा बहुत ज्यादा थी नहीं, तो उसके बावजूद भी सरकार ने बहुत सारे कानून लाए, लेकिन फिर भी जमींदारी व्यवस्था कहीं कहीं पे बनी रही। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि बी बोल रहे हैं कि कथन ए और कथन एवं कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विपणित अधिशेष से तात्पर्य क्या है। खूबसूरत सा प्रश्न है इकोनॉमिक्स का। विपणित अधिशेष से क्या तात्पर्य है बता दीजिए। विपणित अधिशेष से क्या अभिप्राय होता है। ठीक है, तो कितने लोग हैं जिनको ईमानदारी से कहेंगे कि ये प्रश्न हमें पता है।
कौन कौन बोलेगा कि ईमानदारी से? सर जी हमको ये प्रश्न पता है, ईमानदारी से बताइए, मैं आपके उत्तर को देख रहा हूँ। अब किसी ने सी बोला ऊपर से, अब नीचे जितने हैं सब सी जाएंगे, है ना? क्योंकि ऊपर से किसी ने एक दो बार सी बोल दिया तो नीचे वाले सब सी बोलेंगे, तो जितने भी सी बोलेंगे सब इस प्रश्न में अंक पा जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, है ना? तो विपणित अधिशेष का मतलब ये होता है कि किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि विपणित अधिशेष का तात्पर्य ये होता है कि किसान अपने उत्पाद का बाजार में जो अंश बेचते हैं उसे ही विपणित अधिशेष कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है, 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है, तो 10 का 10 क्विंटल तो आप उपभोग कर नहीं पाएंगे। तो सपोज करिए कि 5 क्विंटल आप रख लिए और 5 क्विंटल गेहूं आप बेच दिए, तो 5 क्विंटल गेहूं आप बेच दिए तो ये क्या होगा? आपका विपणित अधिशेष होगा। तो विपणित अधिशेष से तात्पर्य है किसानों द्वारा उत्पाद का बाजार में बेचा गया अंश। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बेसिकली आपको ये बताना है, बताइए। और सभी लोग यार वीडियो को लाइक तो कर दो, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आप लोगों की क्लास होती है, शाम को 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। रेगुलर क्लास होती है, ईमानदारी से 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे जरूर पढ़िए, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई बताइए? ऑप्शन नंबर, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? कमेंट करके बताइए, कब से कब तक चली थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना? कमेंट करके बताइए भाई। चलिए देखते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस बात को ध्यान से देखिएगा, जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा मेरे शब्दों को अपने कानों में गूंजने दीजिएगा कि गुरुजी कहे हैं, लाइव स्टडी इलाहाबाद वाले गुरुजी कहते हैं कि प्रश्न को जरूर पढ़िएगा और नीचे वाला देख लीजिए कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है ना? क्योंकि बहुत लोग हवा में पढ़ लेते हैं और नहीं को हाँ पढ़ लेते हैं और हाँ को नहीं पढ़ लेते हैं और पेपर में प्रश्न गलत करके चले आते हैं। तो मेरे शब्दों को अपने कानों में गूंजने दीजिएगा कि गुरुजी कह रहे थे कि नीचे जरूर पढ़िएगा कि सही दिया गया है कि गलत दिया गया है। ठीक है, बताइए। तो इसमें क्या दिया गया है कि सही नहीं है। कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। बी के अलावा कोई नहीं है, बी के अलावा कोई नहीं है, सब बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर देखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े एवं भारी उद्योगों पर नियंत्रण करेगा। अब देखिए, अगर जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है और वहाँ पे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर जो आपने एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं आप हमें, तो हम शुरू के तीसरे चौथे इंट्रोडक्टिव क्लास में ही बताते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है और समाजवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पे पूछा गया है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसपे सरकार का क्या होता है कि जितनी भी चीजें होती हैं उस समाजवादी अर्थव्यवस्था पे सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, अर्थात देश का नियंत्रण होता है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात गलत हो जाएगी क्योंकि ये पॉइंट सही है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये वाली बात तो सही हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक ये गलत हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका निजी क्षेत्र की भूमिका की अनुरूप होगी और निजी क्षेत्र अग्रणीय भूमिका निभाएंगे। नहीं भैया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका निजी क्षेत्र के जैसे ही होगी। अब देखिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं ना, जिसपे सरकार का आधिपत्य होता है, जैसे रेलवे है तो रेलवे सरकार के हाथ में है, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार के हाथ में है। तो सरकार जो है वो मानव के कल्याण में बेहतरी के बारे में सोचती है। ठीक है, कि किस तरीके से समाज के कल्याण में बेहतरी हो। ठीक है, और जो निजी निजी जो पूंजीपति होते हैं
वो समाज के कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। जैसे अगर जो आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो 1 रुपये 2 रुपये की पर्ची लगती है और आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन अगर जो आप किसी निजी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि लाखों लाखों रुपए लग जाते हैं। तो ये बात तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही हो जाएगी, क्योंकि ये गलत है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि केवल और केवल दूसरा सही है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? खूबसूरत सा प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है, आराम से करिएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक, तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो 1956 में आया था, उसके अंतर्गत उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो कमेंट करके बताइए। सभी लोग बता रहे हैं कि सर जी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, तो कौन कौन से थे? तो पहला तो था जिसपे सरकार का स्वामित्व होगा, सरकार का स्वामित्व होगा। दूसरा था जिसपे निजी स्वामित्व होगा, और तीसरा था जिसपे सरकार और निजी दोनों लोगों का स्वामित्व होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो 3 वर्गों में। तो औद्योगिक क्षेत्र को पहला औद्योगिक क्षेत्र होगा जिसपे सरकार का कमांड होगा, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र होगा जिसपे निजी पूंजीपतियों का कमांड होगा, और तीसरा औद्योगिक क्षेत्र होगा जिसपे सरकार और निजी दोनों लोगों का कमांड होगा। सो 3 प्रकार। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्मुखी व्यापार नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करिए। खूबसूरत सा प्रश्न है, घबराइएगा नहीं, परेशान ना होइएगा। मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको आज के सेशन में प्रश्न बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएंगे, लेकिन ये ऐसे प्रश्न है जिसको एक बार आप देख लेंगे तो फिर कभी गलती होगी नहीं, है ना? तो आराम से धैर्य बना करके पूरे सेशन को देखिए। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अंतर्मुखी व्यापार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको सत्य चुनना है। अंतर्मुखी व्यापार नीति क्या होता है भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर, ठीक है, अंतर्मुखी व्यापार, अंतर्मुखी व्यापार नीति का मतलब ये होता है कि आप आयात को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। आयात प्रतिस्थापन, आयात प्रतिस्थापन, आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? आयात प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि आप अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में ले जाकर के ज्यादा बेचें, अर्थात आप निर्यात ज्यादा करें और आयात कम करें। अब आयात कम करने के लिए आप प्रशुल्क या कोटा निर्धारित करेंगे, यही तो होता है ना, यही तो होता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। अंतर्मुखी व्यापार नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को पहचानिए। तो अंतर्मुखी व्यापार नीति का मतलब ये होता है आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि जो हमारे देश की घरेलू मांग है उसकी पूर्ति हम घरेलू उद्योगों से ही कर लें, अर्थात आयात को कम करें और निर्यात को बढ़ाएं। आयात को कम करें अर्थात दूसरे देश से निर्मित वस्तुएं हमारे देश में कम आए और हमारे देश में निर्मित वस्तु दूसरे देश में ज्यादा जाए। तो तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन नीति कहा जाता है। तो बात यही बिल्कुल ठीक है, यही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसे आयात प्रतिस्थापन नीति कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य घरेलू उत्पादन के बदले आयात द्वारा पूर्ति करना होता है। नहीं भैया, आयात को कम करना होता है, ना कि पूर्ति करना होता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी ये बोलेंगे कि केवल और केवल पहला सही है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयात संरक्षण के कितने प्रकार से प्रयास किए जाते हैं। अब देखिए, अगर आपने कितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है लेकिन अगर जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में गलतियां होती हैं। चलिए, आयात संरक्षण के कितने
प्रकार होते हैं, बताइए। ठीक है, अर्थात सरकार आयात संरक्षण का मतलब क्या होता है कि आप अपने देश के घरेलू उद्योगों को संरक्षित कर रहे हैं ताकि विदेशी वस्तुएं भारत में कम आकर के बिके और घरेलू उद्योगों को विदेशी वस्तुओं से बहुत ज्यादा कंपटीट न करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में आयात संरक्षण का मतलब ये होता है कि आप अपने देश में आयात को कम करना चाहते हैं, आयात को कम करना चाहते हैं। और आयात को कम करने के लिए दो प्रकार के दो प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। पहला होता है कोटा और दूसरा होता है प्रशुल्क। ठीक है, पहला क्या होता है, कोटा, और दूसरा होता है प्रशुल्क। ठीक है, कोटा का मतलब क्या होता है, कोटा का मतलब ये होता है कि हम एक लिमिटेड मात्रा निर्धारित कर देंगे। जैसे चीन से वस्तु आ रही है तो हम कह देंगे कि देखिए भैया, हम आपसे 5 टन ही ये वस्तु लेंगे, हम आपसे 5 टन ही वस्तु लेंगे, अर्थात उस वस्तु का कोटा निर्धारित कर दिए। और प्रशुल्क लगाने का मतलब कि जब वस्तु का आयात होगा तो उस पर गवर्नमेंट जो टैक्स लगाएगी अर्थात कर लगाएगी, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रशुल्क बोलेंगे। तो दोनों स्थिति में आयात कम हो जाएगा। अगर जो सरकार कोटा निर्धारित कर देंगे कि हम आपसे 5 ही टन लेंगे तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा आयात हो नहीं पाएगा। उसी तरीके से अगर जो सरकार आयातित वस्तु पे प्रशुल्क लगा देती है, कर लगा देती है, तो वो वस्तुएं भारत जैसे देश में महंगी हो जाएंगी, और जब महंगी हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है उसकी मांग कम हो जाएगी। जब उसकी मांग कम हो जाएगी तो जब उसकी मांग कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आयात पे संरक्षण मिल जाएगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है, बताइए भाई, चलिए बताइए। कल किया गया था ये प्रश्न, कल ये प्रश्न किया गया था कि नहीं किया गया था, कमेंट करके बताइए। कल ये प्रश्न किया गया था ना, हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए के आर नारायणन साहब। ठीक है, और के आर नारायणन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पाद ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। ये बात हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन के द्वारा कही गई थी। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया, थोड़ा आराम से और धैर्य से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। कथन और कारण, कथन और कारण। तो पहला कथन जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। हमारे पास केवल और केवल 2 सप्ताह का ही पैसा बचा था कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। नहीं तो उसके बाद 2 सप्ताह के बाद जैसे अभी श्रीलंका दिवालिया हुआ था वैसे ही दिवालिया हम भी हो गए होते, हमारा देश भी हो गया होता। लेकिन ऐसी स्थिति में कमान दी जाती है मनमोहन सिंह जी को, और मनमोहन सिंह जी इस आर्थिक संकट से उबारते ही नहीं है देश को, बल्कि विश्व की सबसे तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम शुमार कर देते हैं। और यहीं पे एलपीजी मॉडल लेकर के आते हैं जिसके अंतर्गत कहते हैं कि अब हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ ओपन कर देंगे, लाइसेंस व्यवस्था की समाप्ति कर देंगे ताकि हमारे घरेलू उद्योगों का विकास हो सके। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा और सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। वही मैं बता रहा हूँ कि भारत के पास केवल और केवल इतना ही पैसा था कि केवल और केवल हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से 2 सप्ताह ही ठीक तरीके से चल सकती, लेकिन फिर भी कमान दी जाती है मनमोहन सिंह जी को। मनमोहन सिंह जी नई औद्योगिक नीति लेकर के आते हैं और उसके कारण भारत की वित्तीय संकट से भारत को समाधान भी मिलता है और इसके साथ साथ
विश्व की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से भारत का भी नाम शुमार हो जाता है। बात ये भी 100% ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत वर्ष 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। तो बात ये भी 100% ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर कथन तथा कारण दोनों सत्य है तथा कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो काम मनमोहन सिंह जी ने किया है ना, वो अभी तक किसी नेता ने नहीं किया। हमारी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मनमोहन सिंह जी ने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। और उसी तरीके से अगर जो सड़कों के मामले में बात की जाए तो वर्तमान सरकार में जो नितिन गडकरी जी कर रहे हैं ये अविस्मरणीय है। ये मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसकी सरकार गलत है किसकी सरकार सही है, लेकिन इंडिविजुअली अगर जो बात किया जाए तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मनमोहन सिंह जी का योगदान, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान और सड़कों के क्षेत्र में नितिन गडकरी का योगदान भूला नहीं जा सकता है। और ये तीनों चीजें क्या हैं कि अर्थव्यवस्था का स्तंभ है। अगर किसी अर्थव्यवस्था के पास ये तीन चीजें नहीं है तो उस अर्थव्यवस्था का विकास करना बहुत मुश्किल है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है बताइए। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत संरचनात्मक सुधार के संबंध में कौन सा असत्य है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम लोग को ऐसा मिसाइल दे के गए जो परमाणु बम से भी खतरनाक है ना? नहीं तो भारत क्या था, टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था, मिसाइल में भारत बहुत पीछे था। इस प्रश्न का उत्तर करिए। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत संरचनात्मक सुधार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है भाई? तो चलिए देखते हैं। तो संरचनात्मक सुधार जो है वो अल्पकालिक होते हैं। नहीं भैया, अगर जो किसी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार होता है, अब संरचनात्मक सुधार का मतलब क्या होता है कि भैया सबको बाजार मिल सके, ठीक है, एक उत्पादक को बाजार मिल सके कि वो वस्तु को कहाँ पे बेचेगा, उसे वाजिब कीमत मिलनी चाहिए, समय से उसकी वस्तुएं बिक जानी चाहिए, ठीक है। तो ये संरचनात्मक जो सुधार होते हैं ये अल्पकालिक नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं। कैसे होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं। कोई भी सुधार अगर जो अर्थव्यवस्था में होता है तो वो अल्पकालिक थोड़ी होगा, दीर्घकालीन होगा, ठीक है, लंबे समय की बात होती है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार लाना है। अब देखिए इजी सी बात है, ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य की ही बात करनी है। ये तो सत्य बात है ना कि इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार लाना था, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य पहला वाला स्टेटमेंट है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि केवल और केवल पहला सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वित्त क्षेत्रक में कौन शामिल होता है? वित्त क्षेत्रक में कौन शामिल होता है? ऑप्शन नंबर वित्त क्षेत्रक में कौन शामिल है? ठीक है, एक प्रश्न पूछता है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन कौन करता है? कमेंट करके सभी लोग बताइए तो कि भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन कौन करता है। सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन कौन करता है। और वित्त क्षेत्र में कौन शामिल है? तो वित्त क्षेत्र में व्यवसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं शामिल होती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि सर जी व्यवसायिक बैंक, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और व्यवसायिक बैंकिंग क्या करती है कि इस साख का सृजन करती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और वित्तीय क्षेत्र का जो नियमन करता है वो हमारे देश का केंद्रीय बैंक करता है, अर्थात आरबीआई करता है। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लिया जाए। इस प्रश्न का उत्तर करिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। आप आने वाले समय में आप लोगों की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों का वेटेज बढ़ने वाला है और ये प्रश्न होते बहुत आसान है, बशर्ते आपको धैर्य की जरूरत होती है। थोड़ा सा धैर्य बना करके प्रश्न को पढ़ने की जरूरत होती है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है बताइए।
ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ABCD। ठीक, देखिए, आराम से करिए। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही शाखाएं खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ठीक है, ये बात सही है, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर जो आपने आरबीआई एक्ट 1934 को पढ़ा है तो आप इस बात को आराम से समझ पा रहे होंगे। तो कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्त संगत बना सकते हैं। अगर जो आपने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को पढ़ा है तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद कि वित्तीय क्षेत्र का सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रण की भूमिका से हटा के इसे एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है कि अब आरबीआई क्या करेगी कि इन बैंकों के की सहायता करने के लिए होगी, न कि नियंत्रण करने के लिए होगी। तो ये बात भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कथन कारण की व्याख्या कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग एप्लीकेशन पे थियरी की क्लास जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर जो आपने ठीक से थियरी नहीं पढ़ा है ना तो एग्जामिनेशन हाल में वो समझ भी में नहीं आएगा और कंफ्यूजन की स्थिति बस क्रिएट करेगा। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा तो आपको सारी चीजें बहुत आसान लगेंगी, लेकिन यही सारी चीजें जब पेपर में आएंगी और आप अच्छे से थियरी को नहीं पढ़े होंगे, आपका माइंडसेट उस तरीके से प्रिपेयर नहीं होगा, तो प्रश्न एग्जामिनेशन हाल में गलती होने लगता है। सो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी जरूर पढ़िए, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का एक क्रम होता है, उस क्रम से थियरी को फॉलो करिए। आपको नोट्स दिया जा रहा है, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, गलतियों को सुधारिए ताकि एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर आपको दिया जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट की भी क्लासेस आपकी कराई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन और 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे जरूर पढ़िए, मतलब मिनिमम 4 घंटे तो पढ़िए यार, है ना। अगर जो आप 4 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो और आप सोच रहे हैं कि जिंदगी में कोई जादू हो जाएगा और सफलता मिल जाएगी, तो जिंदगी में कोई जादू नहीं होने वाला है ना। जितना आप मेहनत करेंगे उसी के अनुसार आपको परिणाम हासिल होगा। तो मेहनत से कभी मत भागिए, मेहनत करते रहिए, कम से कम 4 घंटे जरूर पढ़िए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, हाँ, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कब लागू हुआ? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 1917 में, ठीक है। और 1 जुलाई 1917 में जो जीएसटी लागू हुआ था तो जीएसटी की दरें कितनी थी? कितनी दरें थी बताइए कमेंट करके सभी लोग। 5%, 5%, 12%, 18% और 18% और 28%, यही थी ना। लेकिन वर्तमान समय में जीएसटी में अब क्या कर दिया गया है, 28% वाले को 12% में शामिल कर दिया गया है और 18% वाले को 5% वाले में शामिल किया गया है। अर्थात 28% और 18% और 28% को अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, जीएसटी अधिनियम लागू होने से होने वाले संभावित लाभ के बारे में विचार करिए। जीएसटी जब से लागू हुआ है, ठीक है, जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से इसके लाभ कौन कौन से देखने को मिले हैं। सॉरी,
12 को खत्म करके 28 कर दिया गया है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए। 28 को खत्म करके 12 कर दिया गया। 28 18 में आ गया है और 12 5 में आ गया है। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा क्या उत्तर आ रहा है कि जीएसटी अधिनियम लागू होने वाले संभावित लाभों के बारे में विचार करिए। तो जब जीएसटी लागू हुआ तो हमारी सरकार ने कहा कि देखिए भैया, जो अलग अलग जगहों पे क्या होता था कि आपको कर देना पड़ता था, अब अलग अलग जगहों पे आपको कर नहीं देना होगा, केवल और केवल एक कर देना होगा। हाँ, तो जीएसटी अधिनियम लागू होने से सरकार को अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई, क्योंकि अलग अलग जगहों पे कर नहीं दिया गया, एक जगह कर दिया गया, और कर अपवंचन में कमी आई। अर्थात अवैधानिक तरीके से जो लोग कर पहले चुका लेते थे, वो अब अवैधानिक तरीके से जो कर बचा लेते थे, अब वो नहीं बचा पाते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। हाँ, 5% और 18%। ठीक है, मैंने एक शब्द वहां पे गलत बोल दिया। अब वर्तमान में कितना है, 5% है और 18% है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनी है? इसमें से कौन सी महारत्न कंपनी है, बताइए। इसमें से कौन सी महारत्न कंपनी है? निम्नलिखित में से महारत्न कंपनी। अब ये देखिए, कापी पेन आपको पास में लेकर के बैठना चाहिए और इस प्रकार के प्रश्न को लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रश्न को सही नहीं कर पाते हैं। तो बार बार मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग कापी पेन का इस्तेमाल जरूर किया करिए। अगर जो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। अब महारत्न कंपनियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 13 सरकारी उद्यमों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 13 महारत्न कंपनियां हैं और 13 महारत्न कंपनियों में से इसमें कौन कौन सा सम्मिलित है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये महारत्न कंपनी के अंतर्गत आता है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी महारत्न कंपनी के अंतर्गत आता है। तो भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें से 2 इसमें दिया गया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसमें भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को क्या कहते हैं? खूबसूरत सा प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है, बताइए बताइए। शुभांकर कश्यप जी, नौशाद अली जी, महेंद्र सिंह जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, रतन जायसवाल जी, तस्नीम खान जी, रुद्र चौधरी जी, रश्मि तिवारी जी, गोलू राज जी, सर्वेश कुमार जी, ज्योति चौरसिया जी, महेंद्र सिंह जी, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है भाई। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, ये बड़ा चर्चा में है, ये चीजें बड़ा चर्चा में है। ऑप्शन नंबर, जैसे इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम लोग विनिवेश बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विनिवेश बोलेंगे। तो किसी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को क्या कहा जाता है? विनिवेशीकरण कहा जाता है। जैसे इसी की चर्चा हो रही है भारतीय रेलवे को लेकर के। जैसे भारतीय रेलवे ये किसके हाथ में? सरकार के हाथ में है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि सरकार जो रेलवे स्टेशन है ना, उसको वो बेच रही है, वो निजी हाथों में रेलवे स्टेशन दिया जा रहा है, ताकि अब निजी व्यक्ति क्या करे? रेलवे स्टेशन की साफ सफाई करे, उसकी व्यवस्था करे, वहां पे क्या बिकेगी, किस तरीके से बिकेगी, वो निजी व्यक्ति के हाथ में जाए। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विनिवेश करते हैं। जैसे अब आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे मशीनें लगी रहती हैं, जहाँ से आप टिकट जा करके तुरंत निकाल लेंगे। तो निजीकरण का कुछ फायदा भी है, बात बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। अगला
विश्व व्यापार संगठन के कितने संस्थापक देश थे? अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। अब गेट के परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? WTO, विश्व व्यापार संगठन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? 1995 में होती है। और विश्व व्यापार संगठन क्या करता है? विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है कि ये अपने सदस्य देशों को एक वैश्विक मंच प्रदान करता है ताकि एक देश दूसरे देश से आसानी से आयात निर्यात कर सके और अपने अपने देश का विकास कर सके। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना 1995 में होती है और विश्व व्यापार संगठन एक आपको वैश्विक मंच प्रदान करता है जिस मंच पे आप जाकर के एक देश दूसरे देश से आसानी से व्यापार कर सकता है। प्रशुल्क कोटा इस प्रकार के जो प्रतिबंध होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पे समाप्त हो जाते हैं। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ किस तरीके से व्यापार में सहभागिता को बढ़ाया जाए। सो आपसे नंबर जितने लोग भी क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन के कितने संस्थापक देश थे? 103 बोल रहे हैं सभी लोग, 103 बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी 103 बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं अभी विश्व व्यापार संगठन का सबसे नया देश कौन है? कमेंट करके बताइए। विश्व व्यापार संगठन का नया देश कौन सा है? एक सेकेंड। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। और जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं वो जब फीस सबमिट आप वहां पे कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे जरूर सेंड कर दीजिए ताकि कंप्लीट बैच में आपको ऐड करा दिया जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं के उदारीकरण के क्या उद्देश्य हैं, बताइए। व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं के उदारीकरण के क्या उद्देश्य हैं? तो इजी सी बात है, उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारीकरण का मतलब ये होता है कि कोई उद्योग अगर स्थापित हो रहा है तो उसके ऊपर सरकार अपने प्रतिबंधों को समाप्त करती है, लाइसेंसों से उन्हें मुक्ति दिलाता है, यही तो उदारीकरण होता है। तो उदारीकरण से क्या होगा कि स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता में सुधार आएगा। जैसे आपने देखा कि 1991 के पहले अगर किसी भी प्रकार के उद्योग की आप स्थापना करना चाहते थे तो सरकार से आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी और लाइसेंस लेने की प्रकृति बड़ी विकट थी। लेकिन 1991 में जब नई औद्योगिक नीति आती है तो कहा गया कि केवल 6 प्रकार के उद्योगों के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी और बाकी आप किसी भी प्रकार के उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में जब उदारीकरण आया तो इससे स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता में सुधार आया क्योंकि अब उन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला, प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। बात तो 100% ये ठीक ही हो जाएगी कि भैया जब उदारीकरण आएगा तो एक देश दूसरे देश के साथ क्या करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को देखेंगे समझेंगे और उसी आधार पे वो क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। बात ये भी ठीक है। और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना, जिसके अंतर्गत हम लोग कहें कि भैया आप दूसरा देश हमारे देश में आएगा वस्तुओं को बेचने के लिए और हम दूसरे देश में जाएंगे वस्तुओं को बेचने के लिए, तो ये भी बात सही हो जाएगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है
तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार अलग अलग जगहों पे ये प्रश्न पूछा गया है, बार बार अलग अलग जगहों पे ये प्रश्न पूछा गया। चलिए बताइए, महेंद्र सिंह जी, विभूति राज जी, ठीक है, राजन जायसवाल जी, रितिका यादव जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, ललिता जी, नौशाद अली जी, रोशनी जी, रश्मि तिवारी जी, गायत्री जी, ठीक है, अंजनी पटेल जी, रेखा जी, तस्नीम खान जी, भगवंती जी, ललिता जी, सर्वेश कुमार जी, राजन सिंह जी, अभिजीत तिवारी जी, महेंद्र सिंह जी, राकेश, रक्षा यादव जी, सुनीता शर्मा जी। सभी लोग यार लाइक तो कर दो, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। रश्मि तिवारी जी, ठीक है, अनुपम जी, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी बोल रहे हैं। सबको पता है क्या? सबको ये प्रश्न पता है? तो अगर जो प्रश्न पता है तो बहुत अच्छी सी बात है, अलेक्जेंडर ब्रूस, ठीक है। सो भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। और ये अलेक्जेंडर ब्रूस के द्वारा कही गई थी। और बात ये ठीक भी है, क्योंकि जो अंग्रेज थे ना, वो भारत से कच्चे माल ले जाते थे और अपने देश में उच्च टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो विश्व के अलग अलग देशों में इन वस्तुओं को बेचते थे, जिससे दिन दुना रात चौगुना लाभ कमाते थे। तो उनकी आर्थिक स्थिति भारत से के कारण सुदृढ़ थी। सो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, इसीलिए ये लोग शासन कर पाते थे। अगला, कि मलमल किस प्रकार का कपड़ा है? खूबसूरत सा प्रश्न है। अब देखिए, इकोनॉमिक्स में इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। बताइए, मलमल किस प्रकार का कपड़ा है? खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए। ठीक, मलमल का कपड़ा आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग पहनते भी होंगे। तो मलमल क्या होता है? ये सूती होता है, ठीक है, काफी सॉफ्ट होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। मलमल जो है ये सूती होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और ये खास करके बंगाल 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 जैसे क्षेत्रों में मलमल देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर। जैसे कपास देखने को मिलता है कहाँ पे? गुजरात में। वैसे मलमल देखने को मिलता है बंगाल में। टिस्को की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार अलग अलग जगहों पे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन स्टील कंपनी अर्थात टिस्को की स्थापना कब हुई? तो टिस्को की जो स्थापना हुई थी ये 1907 में हुई थी। कब हुई थी? टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और ये लोहा एवं उद्योगों के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। सो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा एवं इस्पात उद्योगों के विकास के लिए टिस्को अर्थात टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में होती है। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सुएज नहर कब खोला गया? अब देखिए, सुएज नहर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुएज नहर के ही माध्यम से क्या होता है कि सुएज नहर जो है ना, ये विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है। और ये क्या करता है कि ये व्यापार करने के रास्ते को एक देश के साथ दूसरे देश को जोड़ता है, ठीक है। तो तो सुएज नहर विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। और इस जलमार्ग के कारण ही जब एक देश दूसरे देश में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं तो उससे परिवहन लागत को ये कम करता है, ठीक है। क्या करता है? परिवहन लागत को कम करता है। तो सुएज नहर जो खोला गया था वो
1869 को खोला गया था। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और ये प्रश्न आपके पेपर में आता है तो आप कहते हैं कि गुरुजी आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया था। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जिन प्रश्नों को आप बार बार देखते हैं और वो प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में आ जाते हैं तो आपको लगेगा कि ये सिलेबस के अंदर से है। और जिन प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कम किए रहते हैं या नहीं देखे रहते हैं वो प्रश्न जब आपके सामने आते हैं तो आप कहते हैं सर जी आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता है, बशर्ते तीन तीन स्टेज होते हैं परीक्षा में। 60% प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रश्न होते हैं और वो लगभग सभी स्टूडेंट कर लेते हैं जो थोड़ा बहुत भी तैयारी करता है। 20% प्रश्न ऐसे होते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं जहाँ पे आपको थियरी की जरूरत होती है, थियरी प्लस प्रैक्टिस की। और 20% प्रश्न ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं और यही आपको क्या करते हैं, सिलेक्शन दिलाते हैं और उसके लिए आपको गहनता पूर्वक थियरी पढ़ने की जरूरत होती है ना। सो ऐसा नहीं है कि आप एक ही लेवल को बस आसान आसान प्रश्नों को देख लीजिए, केवल आसान प्रश्नों को देख लेंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो ये तीनों प्रकार के प्रश्नों को आपको देखना है और मेरे द्वारा आपको हर चीज प्रोवाइड की जाती है। एप्लीकेशन पे कंप्लीट चीजें पढ़ाई जा रही है सिंपल सटीक भाषा में, नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर, करंट और यूट्यूब पे प्रैक्टिस किया जा रहा है। सो ईमानदारी से बने रहिए, एटलीस्ट जितना भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ सब कंटेंट को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इससे ज्यादा कहीं भी इधर उधर से कुछ आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका कोर्स आप डायरेक्ट वहां से परचेज कर सकते हैं। 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे जरूर पढ़िए। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई, चलिए देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेल, पतनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ। तो ये तो बात आपकी 100% ठीक है। औपनिवेशिक शासन काल के का मतलब क्या होता है कि जब दूसरे देश के लोग किसी दूसरे देश पे जाकर के शासन करें और वहाँ की आर्थिक क्रियाओं को संचालित करें तो उसे ही औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। जैसे ब्रिटिश आए थे, भारत देश पे शासन कर रहे थे, तो जब ब्रिटिश आए थे, अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि रेल का विकास किया ताकि भारत से कच्चे माल ले जा सके। कपास, अफीम, नील, इन कच्चे मालों को वो अपने देश में भेज सके और वहां पे अच्छी टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो वस्तु का उत्पादन करें और विश्व के अन्य अन्य देशों में बेचें जिससे उन्हें दिन दुगुना रात चौगुना लाभ हो। तो अंग्रेजों ने ये काम तो किया कि रेलवे का विकास किया, जल परिवहन का विकास किया, डाक और तार अर्थात संचार सुविधाओं का विकास किया, ये बात ठीक है। और इनका ध्येय जन सामान्य की अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं भैया, भारत के लोग की सुविधाओं के बारे में इनका कोई लेना देना नहीं था। इनका बस ये था कि भारत से कच्चे माल लिए जाएं, अपने देश में भेजे जाएं, वहां पे टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विश्व के अलग अलग देशों में वस्तुओं को बेचा जाए जिससे दिन दुगुना रात चौगुना लाभ हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर कथन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो जो अंग्रेज थे उनका केवल और केवल एक ही काम था, काम उनका ये था कि भारत से कच्चे माल ले जाएंगे, अपने देश में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे और फिर उसे विश्व के अलग अलग बाजार में बेचेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि स्वतंत्रता के समय भारत देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पे आधारित थी, आश्रित थी। ठीक है, सो इजी सा प्रश्न है, हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे रुकने की जरूरत है। स्वतंत्रता के समय जब हमें आजादी मिली तो उस समय आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा शिक्षा थी नहीं, वैसे अभी हम गुलाम थे, तो केवल और केवल आय का एक मात्र स्रोत था, वो था कृषि था। और लगभग 75% लोग, भारतीय जनसंख्या के 75% लोग कृषि पे आश्रित थे। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, आप लोगों को, बहुत लोगों को क्या होता है कि बहुत सारे कंप्लेन होता है कि हमारी जिंदगी ऐसी है, हमारी जिंदगी वैसी है। लेकिन सोचिए उन लोगों की जिंदगी कैसी थी जो लोग आजादी से पहले पैदा हुए भारत में, जो लोग, जिन लोगों ने गुलामी को देखा, वो बेचारे पूरा पूरे साल भर कृषि में उत्पादन करते थे, खूब मेहनत करते थे
उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुदाल चलाते थे, बैल का इस्तेमाल करते थे। और जब फसल आती थी तो सपोज करिए कि अगर जो उसके पास 2 क्विंटल गेहूं हुआ है, 2 क्विंटल गेहूं हुआ है, तो अंग्रेज आते थे और उसमें से 1 क्विंटल गेहूं लेके चले जाते थे। बाकी का जो बचता था वो साहूकार और महाजन लूट के लेके चले जाते थे। तो सोचिए उनकी जिंदगी कैसी होगी कि पूरे साल भर बेचारे मेहनत करते थे, अकाल का भी सामना करते थे, सूखा का भी सामना करते थे। कोई इतनी ज्यादा शिक्षा थी नहीं, कोई इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं, इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, बिजली की स्थिति गड़बड़ थी। तो सोचिए उनकी जिंदगी कैसी थी, है ना। तो सबकी अपनी अपनी समस्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो जिंदगी से कभी कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि हमारी जिंदगी ऐसी है, हमारी जिंदगी वैसी है। भगवान ने, मतलब जिस भी गॉड को आप मानते हैं, वो आपने ऐसी जिंदगी, उन्होंने आपको ऐसी जिंदगी दी है कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपसे भी बदतर स्थिति में जिंदगी को जी रहे हैं। और ये सब बस दिमाग का खेल होता है कि भैया हमारी जिंदगी ऐसी है, हमारी जिंदगी वैसी है। बाकी जिंदगी चल रही है, बढ़िया से अपने आप के ऊपर मेहनत करिए। अपने आप के ऊपर मेहनत करेंगे तो एक दिन जरूर आएगा कि जब आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके बारे में आप कल्पना करते हैं। इवन दो उससे भी बेहतर होगा जिंदगी में जिसकी आज आप कल्पना कर रहे हैं। बशर्ते उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आलस्य का त्याग करना पड़ेगा, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि किस पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े एवं भारी उद्योगों पर नियंत्रण करेगी। ये अच्छा सा प्रश्न है भाई, कई बार पूछा गया है। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो पीसी मॉडल, नोविस मॉडल पे आधारित थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम अपने देश में उद्योगों का विकास करें, ताकि जब उद्योगों का विकास होगा तो हमारी घरेलू जो मांग है उसकी पूर्ति घरेलू उद्योगों से ही हो जाएगी। अगला प्रश्न, हाल के दशकों में वैश्वीकरण का प्रसार हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण हो सकता है? हाल के दशक में वैश्वीकरण का प्रसार हो रहा है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है भाई? वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण का मतलब होता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था से विश्व की अर्थव्यवस्था को जोड़ देते हैं। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कोई दूसरा देश हमारे देश में आए वस्तुओं को बेचे, हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को किसी दूसरे देश में ले जाकर के बेचें, अर्थात हम आसानी से आयात करें, निर्यात करें। ठीक है, दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आए, निवेश करे, हमारे देश की कंपनी दूसरे देश में जाकर के निवेश करे, अर्थात विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को कनेक्ट करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण से क्या क्या फायदा मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। परिवहन प्रौद्योगिकी की उन्नति होगी, एब्सोल्युटली 100% बात सही है। जैसे मान लीजिए कि हम अमेरिका में वस्तु को ले जाकर के बेचेंगे, तो अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी तो देखेंगे ना कि उनकी परिवहन की स्थिति कैसी है। तो जैसी उनकी परिवहन की स्थिति होगी वही चीज हम लोग भी अपनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि परिवहन प्रौद्योगिकी में उन्नति होगी। सूचना एवं संचार, बिल्कुल ठीक है। अगर जो किसी दूसरे देश में आप जा रहे हैं वस्तुओं को बेचने के लिए, तो सूचना संचार तकनीकी का विकास तो होगा ही होगा। और दोनों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि होगी। देशों के बीच लोगों के आवागमन में क्या होगी? तेजी से वृद्धि होगी। बात ये भी ठीक है भैया, आप एक देश से दूसरे देश में आसानी से जाएंगे वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है, क्यों? चलिए, आसान सी बात है भाई। आयात कर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि चीन है, चीन से हम लोग खिलौने का आयात कर रहे हैं। चीन से हम लोग क्या कर रहे हैं कि खिलौने का आयात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। और चीन अगर जो कोई खिलौना हमें 10 रुपए का बेच रहा है, 10 रुपए का खिलौना कोई चीन हमें बेच रहा है, और वो खिलौना भारत देश की सीमा के अंदर आता है, तो भारत सरकार उस पर 2 रुपए का टैक्स लगा देती है, अर्थात कर लगा देती है। तो जाहिर सी बात है कि जो वस्तु हमें 10 रुपए में बिकनी चाहिए, अब भारत सरकार उस पर टैक्स लगा दे रही है जब वस्तु हमारी सीमा के अंदर आ रहा है। तो अब ये मार्केट में कितने रुपए का मिलेगा? अब ये मार्केट में 12 रुपए का मिलेगा।
सो ऐसी स्थिति में आयात क्या हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण को संदर्भित करता है, उदारीकरण को कौन सा संदर्भित करता है बताइए। उदारीकरण अभी मैं बता रहा था आप लोगों को। देखिए वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं, और उदारीकरण का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा वैश्विक उदारीकरण का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा वैश्विक व्यापारिक अवरोधों अर्थात प्रतिबंधों को समाप्त कर रहे हैं। आप किसी भी प्रकार का कोटा प्रशुल्क या अभ्यास निर्धारित नहीं कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में उदारीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उदारीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करके बताइए भाई। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, चलिए बताइए। पिंकी कुमारी जी, राजन सिंह जी, पुष्पा देवी जी, अक्षय जी, रतन जायसवाल जी, मोनिका जी, गायत्री जी, ठीक है। अभी अभी चौधरी जी, महेंद्र सिंह जी, कृष्णा मिश्रा जी, विभूति राज जी, ललिता साकी जी, प्रीति जी, तस्नीम खान जी। सभी लोग लाइक तो कर दो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या इतनी कम क्यों है भाई। इतने लोग क्लास देख रहे हैं और लाइक की संख्या इतनी कम क्यों है। क्लास आपकी है, आप नहीं लाइक करेंगे तो करेगा कौन। तो चलिए देखते हैं। भारत में उदारीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इजी सी बात है कि भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब आई थी, एलपीजी मॉडल कब आया था। तो एलपीजी मॉडल 1991 में आया था, बिल्कुल ठीक है ना। 1980 के दशक में भारत में आयात पूर्णतः प्रतिबंधित था। नहीं भैया, ये बात बिल्कुल गलत है। उदारीकरण के पश्चात भारत सरकार का आयात एवं निर्यात पे नियंत्रण नहीं रहा। क्यों नहीं रहा भैया, प्रशुल्क और अभ्यंश तो हम लगाते थे ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, केवल और केवल पहला सही है। अगला, आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सके, समझ सके और सफलता को सुनिश्चित कर सके। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार के कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। सो सिंपल सटीक साधारण भाषा में एक क्रम से पूरी इकोनॉमिक्स की आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो सारी चीजें मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं एक रणनीति के तहत। अगर इतने सारे माध्यम से आप मुझे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रश्न कहाँ से बनेगा। ईमानदारी से जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आप मुझे एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे दोनों जगह फॉलो करते रहिए। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई 4.0 का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए अर्थात उत्तराखंड में प्रवक्ता के लिए
यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, D-SSS भी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, MBS, KBS और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अब हम लोग मिलेंगे कल अपनी क्लास में एक नया उत्साह, नया एनर्जी के साथ। तब तक